नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अर्धप्रेत एक रहस्य का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं आज की अर्धप्रेत एक रहस्य। शायद तुम्हें यह बात चौंका सकती है, लड़की संकोचते हुए बोली। मतलब? रोहन ने पूछा। यही कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ। लड़की नहीं हूँ तो क्या हो? लड़की के भेष में लड़का हो? मजाक करते हुए बोलने लगा रोहन। इतना कहते ही वह हंसने लगा। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में मैं लड़की नहीं बल्कि एक डायन हूँ। अच्छा, पर मैंने तो सुना है डायनों का पैर उल्टा होता है, उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं और वह हर वक्त काली साड़ी में रहती हैं। उनके नाखून भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर तुम में तो ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी मैं ही मिला हूँ तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए। देखो, ऐसी बात नहीं है। हालांकि तुम मुझे इस समय लड़की बोल सकते हो, क्योंकि मेरी सारी शक्तियाँ इस वक्त ख़त्म हो गई हैं। अगर तुम्हारा मजाक ख़त्म हो गया हो तो क्या एक बात मैं भी पूछ सकता हूँ? रोहन ने कहा। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं, मत करो। और हाँ, क्या पूछना चाहते हो? लड़की बोली। अच्छा, इस तस्वीर का राज बता सकती हो? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि यह तस्वीर सिर्फ मुझे ही घूरे जा रही है। उसने कहा। इस तस्वीर के पीछे बहुत लंबी कहानी है। इसके बाद उसने तस्वीर का राज बताना शुरू किया, जो कहीं न कहीं उसके पिता किशोर चंद से जुड़ा है। कि वह एक व्यापारी थे। व्यापार में हुए फायदे का कुछ हिस्सा वह गरीब दीन दुखी लोगों को खिलाने में लगा देते। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह व्यापार में इतने व्यस्त रहते थे कि घर वालों के लिए थोड़ा सा भी समय ना निकाल पाते। एक रात वह घर को लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक घर पर गई, जिसमें से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। वे आवाज़ें उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थीं, इसलिए वह उस घर में जाने के लिए मजबूर हो गए। जब वह अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि एक औरत बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई उनकी नज़रों के सामने खड़ी थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। किशोर चंद उस औरत पर मोहित हो गए। उस औरत ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, मैं इस सुनसान घर में अकेली रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पति मुझे सुहागरात के दिन ही छोड़कर भाग गया था। सुहागरात के दिन छोड़कर चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भला कोई इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है कि जो अपनी औरत को इस तरह छोड़ दे। वैसे उसने ऐसा क्यों किया? किशोर चंद ने पूछा। शायद उसे मैं पसंद नहीं आई। सच में मैं बहुत बदसूरत हूँ। मेरी ज़िंदगी में दुख और रोने के अलावा कुछ और नहीं है। इतना कहते ही वह रोने लगी। उसके आंसुओं को पोंछते हुए किशोरचंद बोले, देखो, ऐसा मत रो। तुम बदसूरत नहीं हो, बल्कि तुम तो भगवान की बनाई सबसे खूबसूरत औरत हो। सिसका लेते हुए वह बोली, तुम झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो। सच तो यही है कि मेरे नसीब में प्यार लिखा ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? अरे, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। देखना, मैंने कहा था कि प्यार मेरे नसीब में है ही नहीं, और अब तुम भी मुझसे बचने के बहाने बनाने लगे। अरे, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात कुछ और है। अगर ऐसी बात है तो मैंने भी एक वचन दिया था कि अगर अमावस्या की रात के पहले पहले अगर कोई मुझे अपनाने नहीं आया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। देखो, खुदकुशी करना कायरता की निशानी है। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। किताबी बातें मत सुनाओ। मैं जा रही हूँ खुद की जान अपने ही हाथों लेने। फिर उसने तुरंत टेबल पर रखे चाकू को उठा लिया और अपने पेट में मारने वाली ही थी कि उन्होंने चाकू हाथ में छीन लिया, नीचे फेंक दिया। उन्होंने उसे जोरदार तमाचा मारा और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर यह चाकू तुम्हारे पेट में घुस जाता तो तब तो लेने के देने पड़ जाते। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जिंदा नहीं रहना। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। कैसे नहीं छोड़ोगे? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? देखो, यह पागलपन दिमाग से निकाल दो। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, करूँगा मैं तुमसे शादी। लेकिन तुम इसके बाद खुदकुशी नहीं करोगी ना? हाँ, नहीं करूँगी। किशोरचंद की बात सुनकर उस औरत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने आंसू पोंछे और प्यार से उनको गले लगा लिया। उसने कहा, चलो मेरे कमरे में,
हम लोग वहाँ अपने आराध्य देव के सामने अपनी शादी संपन्न करेंगे। फिर वह किशोर चंद का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी काले रंग की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि यह किसी भगवान की नहीं बल्कि किसी शैतान की मूर्ति है। वह बोल पड़े, यह तुम्हारे आराध्य देव है? यह तो कोई राक्षस जान पड़ते हैं। हाँ, सही पहचाना तुमने, यह शैतानों और डायनों के देवता मृत चांडक हैं। औरत ने कहा, लेकिन तुम इंसान होकर इन शैतानों डायनों के भगवान की पूजा क्यों करती हो? किशोर चंद ने पूछा। इनकी पूजा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक डायन हूँ। इतना कहते ही वह अपने असली रूप में आ गई। उस औरत का असली रूप देख किशोर चंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागते हुए दरवाजे की तरफ गए कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनके बदन से पसीना छूटने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, देखो, तुम्हारी दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, तुमसे शादी करने तक को राजी हो गया। अब क्या तुम भरोसा करने का यही सिला दोगी? छोड़ दो मुझे। तो जैसे इंसानों के लिए मौत भी कम है, तुम शादीशुदा होते हुए भी एक औरत से दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो गए। क्या यह तुम्हें शोभा देता है? डायन के रूप में वह बोली, मुझसे भूल हो गई। आज से मैं किसी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे माफ़ कर दो। ना ना ना, माफ़ी बिल्कुल नहीं। सोचो, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा देकर किसी और के संग भाग जाए तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, यह तो गलत है, मुझे बहुत बुरा लगेगा, कांपती हुई आवाज़ में। तो जब कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा भी उसे ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि वह दोबारा गलती करने की जरूरत ना कर सके। किशोर चंद उसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन वह बोली, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगी, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो। हाँ, मुझे सब मंजूर है, तुम जो कहोगी मैं वह करूँगा। तो सुनो, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है, नाम है शिकारगढ़। तुम्हें उस गांव में जाना है और वहाँ की एक लड़की को किसी तरह अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा, जिसका नाम है स्नेहा। तुम उससे शादी करोगे और उससे जो संतान होगी उसको मुझे सौंपोगे। ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो पाताल में भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी और तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी और तुम्हारा परिवार मेरे गुस्से का शिकार तो बनेगा ही। अब जाओ यहाँ से। उस लड़की की तलाश के लिए शिकारगढ़ की ओर रवाना हो गए। शिकारगढ़ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। उन्हें भूख लगने लगी। उन्हें एक ढाबा दिखा तो वह वहाँ गए तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा है। उन्होंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, मुझे शिकारगढ़ जाना है, यहाँ से कितनी दूर है? वैसे शिकारगढ़ साहब, शिकारगढ़ तो यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है, मगर क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि इस गांव में आने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था तो वह झूठ झूठ की बातें कहने लगी। नहीं, ऐसा कोई खास बात नहीं है। मेरे पिताजी बताते थे कि इस गांव में उनका एक खास दोस्त रहता है। उनका मेरे पिताजी पर कुछ कर्ज था। हालांकि पिताजी अब नहीं रहे तो इसलिए मैं उनका कर्जा चुकाने इस गांव में जा रहा हूँ। साहब, उस आदमी का नाम क्या है? अब किशोर चंद को उस आदमी का नाम पता हो तो ना बताए, पर पता होगा भी कैसे, क्योंकि उस आदमी का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। क्या सोचने लगे साहब? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वह अभय गौर जी हैं। क्या अभय गौर? इसका नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। बात को टालते हुए किशोर चंद बोले, छोड़िए इस बात को, वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर किशोर चंद उस आदमी से नमस्ते करके आगे बढ़ गए। वह आदमी मन ही मन सोच रहा था, नज़र रखनी पड़ेगी इस आदमी पर, यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। किशोर चंद अब गांव में आ पहुंचे थे। उसने देखा कि गांव बहुत शांत है, सब लोग बस अपने काम में व्यस्त हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखना चाह रहा है। वह आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में जितनी भी चीज़ें देखने को मिलती वह उन्हें बहुत अजीब लगती और वह उन पर शक करने लगते। रास्ते के बगल में उन्होंने एक कुआं देखा। कुएं के बगल में एक पेड़ भी था। जैसे ही वह उस पेड़ के पास गए तो उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वह पेड़ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। फिर वह किसी तरह वहाँ से भाग निकले। फिर उन्हें कुछ बच्चे खेलते हुए मिले। वह उनके पास गए तो सभी बच्चे भाग गए सिवाय एक को छोड़कर।
उन्होंने उस बच्चे से पूछा, बेटा सब लोग मुझे देखकर भाग क्यों गए? मेरे दोस्त आपको देखकर नहीं भागे, बल्कि उन्होंने उस चीज़ को देखा जो आपके पीछे थी। बच्चा बड़ा अजीब ढंग से बोला, मेरे पीछे? हाँ, आपके पीछे। पर मेरे पीछे ऐसा क्या था? मुझे तो कुछ नहीं दिखा या किसी के होने का एहसास भी नहीं हुआ। वह हवा की तरह है, जब चाहे जहाँ चाहे बड़ी आसानी से आ जा सकता है। कोई उसे भाप नहीं सकता। वह हर वक्त इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। बच्चे, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे आज तक कोई नहीं समझ सका। जब वह किसी के सामने आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम जरूर कोई मजाकिया बच्चा जान पड़ते हो। कोई इतना मजाक नहीं करता अपने से बड़े के साथ। मैं मजाक नहीं करता। गांव वालों को लगता है कि मैं पागल हूँ। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मुझे लगता है कि यह बच्चा सचमुच दिमाग से खिसक गया है। तभी गांव का एक आदमी चिल्लाकर सबको इकट्ठा करने लगा, गांव वालों जल्दी से यहाँ आओ। तो प्यारे दोस्तों, मेरा इस कहानी का अंतिम पार्ट यहीं समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।